नमस्कार, आदाब। जन संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ एजाज़ुल हक। आज हम यहाँ मुलाकात करने आए हैं डॉक्टर सैयद हुमायूं अख्तर साहब से, जिनकी बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। उनमें कुछ नुमाया किताब जो है, और उसको हम आज उस पर मंथन भी करेंगे, उस पर सवाल भी करेंगे। जैसे कि एक किताब इनकी उर्दू में लिखी थी, जलवे अरज़ानी, और अब एक हिंदी में किताब आई है, शिक्षा और इतिहास, शैक्षिक एवं ऐतिहासिक आलेख। इस हवाले से हम बात भी करेंगे। पहले हम डॉक्टर साहब का परिचय भी दे देते हैं कि डॉक्टर साहब शिक्षा से भी जुड़े हैं और शिक्षक, सहायक शिक्षक भी हैं बिहार सरकार में। मैं एक साधारण सा विद्यार्थी, मैं अपने आप को कहूँगा, शिक्षक भी नहीं कहूँगा। शिक्षक तो बहुत ऊंची चीज़ होती है। मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी ही रहूँगा, स्टूडेंट ही रहूँगा। मैं सीखना चाहता हूँ। और वास्तव में एक आदमी जो है विद्यार्थी ही रहता है। आज भी विद्यार्थी है, कल भी है, हमेशा है। चूँकि ये कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन, इल्म, तुम जो है माँ की गोद से लहद तक यानी कब्र तक हासिल करूँ। जो स्टूडेंट, जो भी व्यक्ति इल्म हासिल करता है वो विद्यार्थी होता है। बिल्कुल। या हम लोग कहते हैं कि तालिब इल्म, इल्म हासिल करने वाला है। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी। और चूंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है कि इसमें हमने शुरू से ये देखा, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ये सब चलता रहता है। और जो है ये इस तरह का जो है कि सिलसिला है। तो उससे मुंसलिक बहुत सारी बातें आंखों से गुजरती रहती है, उर्स वगैरह भी कहिए। और जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, दरगाह शाह रज़ा रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ले का नाम है, पटना, बिहार। तो एक बहुत बड़े बुजुर्ग की यहाँ मज़ार शरीफ है, शारजानी रहमतुल्लाह अलैह, दीवान शारजानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी उन पर कुछ लिखने की, जो जिसमें हमारे बड़े भाई सैयद हसीन अहमद साहब का भी सहयोग था। जलवा अरज़ानी उन्हीं के कहने पर जो है कि मैंने इसको तरतीब दिया, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया गया। और भाई साहब बता रहे थे कि ये तुम्हारी किताब जो है कि वहाँ पुश्तों में शारजा साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में भी इसको रेफरेंस बुक में लिया गया है। चलिए, आपको रोकते हुए एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये किताब जो है शिक्षा और इतिहास का जो विमोचन है, आपके वर्तमान बिहार के गवर्नर जो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी के करकमलों द्वारा किया गया, और उनके द्वारा भी सराहा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि गवर्नर जो बिहार के हैं उन्होंने इसका विमोचन किया। आगे मैं आपको इसके सबसे पहले तो बधाई दे दूं कि आपने इस किताब को लिखा और आपको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सराहा शुक्रिया गया। आपका। जी, आप एक सभी सवाल लोगों मैं का। आपसे करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपकी किताब को जलवा अरज़ानी भी पढ़ी है। आपने इसमें उनको विस्तार से लिखा है आपने, और अभी आप बता भी रहे थे कि वो विस्तार से कुछ ऐसे वाक़यात जो है आपने जो उस किताब में लिखे हैं, उसका ज़िक्र कर दें। देखिए, शारदा साहब रहमतुल्लाह अलैह अकबर के ज़माने में कहिए तशरीफ़ लाए लगभग। और उस वक्त हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान तक था लगभग, यानी अखंड भारत जिसे अखंड कहा भारत था। जाता है। तो पाकिस्तान को भी ले लिया जाए, सिंध वगैरह के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सिंध वगैरह के एरिया में। तो उस समय अकबर के दीन इलाही पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा था। आपको वजीरिस्तान में, जो अफगानिस्तान के एरिया में पड़ता है, उस वक्त पीर रूशान रहमतुल्लाह अलैह इसके सरबराह थे। और बहुत ही काबिल आदमी थे, बुजुर्ग थे, सलासिल में से थे।
तो शारदा साहब रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात उनसे होती है और सारी बात उनके सामने आती है कि अकबर क्या कर रहे हैं। एक नए धर्म की स्थापना कर दिया है उन्होंने, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा और ये आखिरी मजहब है दीन इस्लाम। अकबर अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी सल्तनत को चलाने के लिए वो एक नए धर्म की स्थापना कर रहे थे। वो उनकी पॉलिसी थी, पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी। उस पर दीन इलाही, उस पर हम बहस नहीं कर सकते हैं वो खराब था या अच्छा था, क्योंकि हर एक बादशाह और राजा की एक पॉलिसी होती है कि वो अपने सल्तनत का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा करे और एक ठहराव हो। कुछ राजपूत को भी मिला लिया जाए, कुछ हिंदू को भी मिला लिया जाए, कुछ सिखों को, प्रजा को एक सूत्र में बांधने की। तो इसी पराक्रम में मिर्जा कुछ आगे बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उस पर आम जन तो खामोश रहती है, लेकिन पीर रूशान वहां से नारा बुलंद करते हैं। यहाँ से मुजद्दिद अली सानी जो है रहमतुल्लाह अलैह नारा बुलंद करते हैं कि अकबर तुम गलत कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बाहर का जंग भी होती है, शारदा साहब रहमतुल्लाह अलैह भी आते हैं इसमें बीच में। फिर अकबर का ज़माना ख़त्म हो जाता है, जहांगीर आते हैं। किस तरह से एहतजाज किया, यानी जंग के जरिए या फिर कोई और तरीका था? पेपर के ज़रिए से भी हुआ, शायरी के ज़रिए से भी हुआ, उसके अलावा जंग भी हुई। बीरबल गए भी वहाँ जंग करने के लिए, काफ़ी लोग शहीद हुए। पीर रूशान के बेटे भी शहीद कर दिए गए, खुद भी वो शहीद हो गए और जंग हुई, काफ़ी लोग शहीद हुए। लेकिन इस चूँकि अफ़गान के लोगों को, काबुल के लोगों एक जर्री होते हैं, योद्धा होते हैं, वो अपनी हार जल्दी नहीं मानते हैं और जो है कि मर मिटने के लिए अपने मैनिफेस्टो पे वो हमेशा तैयार रहे हैं। बात ऐसी है। तो बहरकैफ किसी तरह से लड़ाई लंबी चली और वो फिर जो है जहांगीर के आते आते जो है, चूँकि जहांगीर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर माना जाता है और वो जो है थोड़ा सा बात जो है वहाँ पर थोड़ा सा सेलो होता है, मामला ख़त्म होता है। तो फिर इनका प्रवेश जो है कि हिंदुस्तान में होता है, शारदा साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाहज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का। और वो हिंदुस्तान के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे वो जाते हैं। सबसे पहले तो आप ख्वाजा के दरबार में आते हैं, ख्वाजा अजमेरी के दरबार में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आते हैं, दुआ करते हैं, दुआ मांगते हैं, उनको वहाँ से हिदायत होती है। उतना विस्तार में तो हम नहीं जाएंगे। फिर तशरीफ यहाँ लाते हैं और यहाँ आराम हाँ फरमा। हाँ। जो किताब आपने आपने उर्दू में, और उर्दू आप अच्छा बोलते भी है, उर्दू में आपने किताब भी लिखी है, ये शिक्षा और इतिहास की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? तो शिक्षा से मेरा लगाव, चूँकि मैं शिक्षा शास्त्र का विद्यार्थी हूँ और मैंने जो है शिक्षा शास्त्र में एमए भी किए हैं, स्नातकोत्तर, और इतिहास से मैंने पीएचडी किया है और मैं स्कूल शिक्षक भी हूँ। तो अपनी आँखों से देखता रहता हूँ कि बच्चे आते हैं स्कूल में और जो है कि कैसे इनका यहाँ समायोजन होता है, एडजस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपनी आँखों से देखता रहता हूँ और प्रैक्टिकल, तो ये सब चीज़ जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि इनको एक विस्तार से एक आर्टिकल का जो है कि रूप दिया जाए। और एजाज भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा जाना चाहूँगा, माजरत करता हूँ कि ये जो प्रेरणा जो है, कहिए हम यहाँ से नमस्कार और सलाम करते हैं ख्वाजा अजमेरी की दरगाह को। मैं घूम रहा था ख्वाजा अजमेरी की दरगाह, बराबर जाता रहता हूँ।
इत्तेफाक से घूमते घूमते हम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन में पहुंच गया। वहाँ अजमेर। जी हाँ, अजमेर में जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्था हम्म, अजमेर जो है, पहुंच गया। क्योंकि तलब तो थी ही पढ़ पढ़ने की भी, एजुकेशन की भी, हम्म, और एक तो ये मेरा आत्मिक कहिए एक लगाव है सूफीज़्म से, हम्म। और दरगाह ही दरगाह घूमता भी रहता हूँ बराबर। तो यहाँ भी शारदा साहब रहमतुल्लाह अलैह के छत्र छाया में मैं रहता हूँ। और गर्मियों की छुट्टी में जब बिहार सरकार छुट्टी देती है, तो घूमने के लिए कभी अजमेर कभी दिल्ली जाया करता हूँ। उसी इत्तेफाक में मैं गया, वहाँ हमारी मुलाकात राजेश मिश्रा से हुई, प्रोफेसर राजेश मिश्रा से। तो बड़ी खुलूस से बेचारे अपने कॉलेज में उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में बैठाला, बहुत सारी उनसे बातें हुई, और उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम मैं करवा रहा हूँ, उसमें आप आइए। ग्लोबलाइजेशन का प्रोग्राम था, बाखुदा मैं बताता हूँ, उससे बड़ा प्रोग्राम मैंने कभी नहीं किया। हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक के फिलोसफर, दानिश्वर, विद्वान लोग पहुंचे हुए थे, हर एक फैकल्टीज से थे, जर्नलिज्म से भी थे। मेरी मुलाकात प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उन लोगों से हुई। मैंने उनसे गुफ्तगू की, पर्सनल गुफ्तगू भी की। उनको देख के ऐसा लगता था कसम बाखुदा की कि काश मेरे यहाँ भी, मैं जहाँ रहता हूँ बिहार, वहाँ की बात कर रहा हूँ, काश ऐसे लोग हमको देखने के लिए यहाँ नहीं मिलते हैं। हम अपने आप को कमतर समझ रहे हैं, हम सभी के लिए ये बात नहीं कर रहे हैं, हमको ऐसा महसूस हुआ। आप लोग तो बड़े लोग हैं, आप तो बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात होती रही होगी, बात एक अलग है। लेकिन मैंने वहाँ जो देखा, सबसे पहले बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से तबादला ख्याल हुआ, और जिसमें ख़वातीन हज़रात भी थीं, और काफ़ी लर्नेड थी, अंग्रेज़ी तो बोल रही थी पानी की तरह, हिंदी बहुत अच्छी बोल रही थी, उर्दू भी बोलने वाले काफ़ी अच्छी उर्दू बोल रहे थे। तो एक जगह उन्होंने ग्लोबलाइजेशन पर एक प्रोग्राम किया था, लैंग्वेज इन ग्लोबलाइजेशंस, यानी कि भाषा का क्या उद्देश्य है। आज के जो ग्लोबलाइजेशन जो हो गया है, ग्लोबलाइजेशन का हिंदी अ, जो होता है, वो हमको याद नहीं आ रहा है, तो उसमें विश्व स्तरीय जो होता है हाँ, वैश्वीकरण, वैश्वीकरण। सॉरी, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में जो है भाषा की क्या हकीकत है, क्या स्थिति है, उस पर जो लोगों ने बोला, वाह। मेरा भी एक पेपर था, मेरे पेपर को भी लोगों ने बहुत सराहा। वहीं से आपको प्रेरणा मिली। हाँ, मेरे पेपर का जो है कि आर्टिकल का नाम था भाषा की शैक्षिक गुणवत्ता, भाषा की शैक्षिक गुणवत्ता मेरा जो है कि अच्छा, ये बताइए टाइटल कि था। इस किताब में जी। पाठक को ये किताब किस तरह आकर्षित करती है? इसके बारे में बताएं कि किस तरह पाठक इसको इस तरफ आकर्षित होंगे। मैं ये कहूँगा कि पाठक को आकर्षित करने के लिए कवर वाकई में बहुत ही अच्छा इन लोगों ने जो है कि इसको तरतीब दिया है। बीच में गोल घर है, और फिर जो है कि अलाई दरवाज़ा है, और कुतुब मीनार है। तो लिहाजा इस कवर को भी आप देख के, एक मिनट, कवर को देख के ही जो है कि आप जो है मजमून को समझ सकते हैं कि अंदर में क्या है, या कहिए लिफाफा को देख के मजमून। किताब का उद्देश्य भी वही होता है कि हाँ उसके जी कवर को देख के जी। पाठक आकर्षित भी हो और उसका मजमून भी पढ़ ले देखिए, कि क्या जैसा हो। जैसा कि हमने पूरे करीब करीब मेरी कोशिश हुई है कि पूरे हिंदुस्तान को, इंडिया को कवर किया जाए। ये अलाई दरवाज़ा के भीतर में जो है आपको अशोक स्तंभ दिखाता है, ये घोतक है प्राचीन इतिहास का। इसके बाद थोड़ा अलाई, सा दर्शकों को भी दिखा दें उसको। जी, ये अलाई दरवाजा है, और यहाँ बीच में जो ये अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है, आप देखेंगे वहाँ जाएंगे हाँ, तो। और ये पटना का गोलघर, पटना का और घोड़ा, ये कुतुब मीनार। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट से लेके जो है कि पास्ट को जो है कि इंडिकेट करती है, प्राचीन इतिहास से लेके मॉडर्न तक को। मॉडर्न में आपका गोल घर आ जाता है, जिसको हेस्टिंग ने बनवाया था 1786 ईस्वी में, क्योंकि बाढ़ या भुखमरी क्या
वो अनाज को रखने के लिए। भंडारण तो के लिए। ये घोतक है, ये दिखा रहा है आपको जो है कि उसको क्या कहते हैं, आधुनिक आधुनिक भारत कहिए। और ये जो है आपको दिखा रहा है प्राचीन मेडाइवल भारत। इंडिया और प्राचीन भारत, अशोक स्तंभ। ठीक है, पीछे ये जो है कि अशोक मिश्रा का जो उन्होंने किताब के बारे में उन्होंने जो लिखा वो है। बहरहाल उन्होंने जो लिखा है वो सर आँखों पे है, हमारे सर हैं। तो इस तरह से की बात है। इसको इस ये तो अट्रैक्टिव का मामला हुआ। इसमें 30 अध्याय मैंने दिए हैं, 30 चैप्टर है, 30 आर्टिकल कहिए, जो प्राचीन से लेके जो है कि मॉडर्न कहिए या समकालीन आज तक है। चूँकि 2020 आ गया है, आपका जो है कि एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 उसको भी ले लिया गया है। उसमें उसकी अच्छी बात जो है, बल्कि सारी बातों को लिया गया है, उसमें जो है खूबी निकालने की कोशिश किया गया। हम लोग तो शिक्षक है, तो उसमें खूबी ही निकालेंगे, क्या कैसे बेहतर है ये, वो दिखाया गया है। और शुरू मैंने जो है कि चाणक्य से शुरू किया है। चाणक्य जो है कि एक प्रसंग जो है एंशंट काल का, अच्छा, इसी से जुड़ा बहुत हुआ ही एक अच्छा सवाल मैं है। आपसे ले लूँ कि ये किस पाठक के लिए उपयोगी हो सकता है? कैसे विद्यार्थी के लिए ये उपयोगी हो सकती है ये किताब? ये तो करीब-करीब सभी जन के लिए उपयोगी है। सभी को जो है कि अपनी साझी संस्कृति को जानना चाहिए, अपने जो है इतिहास को जानना चाहिए। और ये प्रतियोगिता के विद्यार्थियों के लिए भी जो है उपयोगी है। और जो आज के डेट में डीएलएड या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट के लिए भी उपयोगी है। करीब-करीब जो है कि सारे आर्टिकल जो है कॉन्टेम्पोररी कॉन्टेम्पोररी एस्पेक्ट में, आज की स्थिति में वो जो है बहुत ही जो है कि अच्छे से अच्छा है। उसको पढ़ने से जो है कि बहुत नॉलेज हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, परीक्षा में पास हो सकता है विद्यार्थी। और अच्छा, जो है एक आम जन को जो है कि इसका ज्ञान होगा अपने प्राचीन इतिहास का। ये किताब कहाँ मिल सकती है? कैसे मिल सकती है? कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है? कैसे विद्यार्थी लाभ लेंगे इससे? जहाँ चाह वहाँ राह। मैंने इस किताब को ना अमेज़न पर डाला है, ना फ्लिपकार्ट पर डाला है, ना किसी दुकान में दिए हैं। ना किसी दुकान पर आप, ना पटना के किसी दुकान पे आप इसको पा सकते हैं। मेरी यही कोशिश है कि आप मेरे पाठक को, मेरे चाहने वाले को इस किताब की कितनी तलब है, मैं ये देखना चाहता हूँ। वो इस किताब तक कैसे पहुँचेंगे, ये एक चैलेंज है उनके लिए, मेरे मेरे दोस्त। आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? कुछ तो रास्ता होगा। रास्ता तो खुद ब खुद बन जाता है। और वो चाहेंगे तो हमको फ़ेसबुक पर भी ढूँढ सकते हैं। अच्छा, फ़ेसबुक पर मैं हूँ। यानी ये भी एक रहस्य है। हाँ, फ़ेसबुक पर हम हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। मैं हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 7903615345 पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप हमसे मिल भी सकते हैं हमारे पते पर आकर। या आपकी चाहत होगी, इस किताब के प्रति लगाव होगा कि आप हमारे पास आएँ, हमसे मिलें और हमारी किताब हमसे ले जाएँ। आपने शिक्षा का इतिहास पढ़ा होगा। बिल्कुल। आप चूँकि आप भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शिक्षा का इतिहास एक चैप्टर ही है, लेकिन इतिहास को शिक्षा के साथ कैसे समायोजित किया जाए, ये एक कड़ा प्रसंग आ जाता है। जब हम चाणक्य को पढ़ रहे हैं, उसमें चाणक्य का एजुकेशन भी पढ़ रहे हैं साथ-साथ, और चाणक्य की हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, धनानंद को भी पढ़ रहे हैं, महापद्मानंद को भी पढ़ रहे हैं, अशोक का भी हल्का-सा एज देख रहे हैं, बिंदुसार को भी देख रहे हैं। चाणक्य एक आदमी का नाम नहीं हम समझते हैं। चाणक्य एक अभियान है, बिल्कुल। जो उस वक़्त उन्होंने शुरू किया था गलत के खिलाफ। चूँकि धनानंद बहुत क्रूर बादशाह था, यहाँ तक कि चाणक्य के
पिता को, बाप को भी जो है, चनक को भी उसने मरवा दिया सच बोलने पर। और क्या इसकी प्रवृत्ति थी, उतना डीप में यहाँ पर पर्दे के सामने हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी बात आ जाती है। धनानंद, ये तो सच है कि धनानंद के टाइम सिकंदर भारत में आया था, और उसने सिकंदर को धनानंद ने चुनौती भी दिया था। सिर्फ एक पर्सन उसका हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन ये चाणक्य ने जो है कि उस टाइम एक मामूली से विद्यार्थी को, वो विद्यार्थी भी नहीं था, वो आप कहिए कि गांव का बच्चा था, उसको जो है कि एक बादशाह के तख्त तक उसने पहुंचा दिया। ये चाणक्य का कर्म था, एक मामूली गांव के बच्चे को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो राजा राजा खेल रहा था, उसने कहा कि नहीं, इस बच्चे में जरूर कुछ खसूसियत है, ये क्यों राजा राजा खेल रहा है। तो उसको उसने तक्षशिला में ले जाकर, चूंकि चाणक्य तक्षशिला के गुरु थे, अध्यापक थे, तो उसको वहाँ ले जाकर जो है कि उनकी परवरिश किया, उनको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि जो है कि वो पाटलिपुत्र मगध की गद्दी पर विराजमान किया। ये चाणक्य की देन है बहुत बड़ी। चाणक्य की बहुत सारी अनमोल बातें भी आप इसमें देखेंगे। चाणक्य का उपदेश है, चाणक्य की शिक्षा है। तो इस तरह से शिक्षा के साथ अहद भी दिखाया गया है, इतिहास भी दिखाया गया है, इतिहास के साथ शिक्षा भी इस किताब में जो है कि दर्शाने की कोशिश की गई है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी इतिहास की बातें भी बताई, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि और भी आपकी किताब उपयोगी हो वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे विद्यार्थी के लिए जो इतिहास पढ़ रहे हैं, जो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, और जो विद्यार्थी अभी शिक्षा से जुड़े हैं और शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। बहुत शुक्रिया आपका, और आपको ये शुभकामनाएं देते हैं कि और इस तरह की और भी उपयोगी किताबें आप लिखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।